हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा ट्यूमर सप्रेसर जीन के ऊपर। और देखिए, नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है। क्या है ट्यूमर सप्रेसर जीन? मतलब कि ट्यूमर को क्या करेगा? सप्रेस करेगा, यानी कि कैंसर को क्या करेगा? सप्रेस करेगा। मतलब कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं, दीज आर गुड फॉर आवर हेल्थ, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? ट्यूमर को सप्रेस करते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि सर ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसके अंदर कौन कौन से जीन्स आते हैं? तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट बना रखी है किसकी? ट्यूमर सप्रेसर जीन की। और देखिए इसके अंदर कौन कौन से जीन है? APC एडिनोमेटोसिस पॉलीपोसिस कोली, TP53 जीन, RB मतलब रेटिनोब्लास्टोमा जीन, NF मतलब न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 एंड 2, और BRCA मतलब ब्रेस्ट कैंसर वाला। ओवरऑल ये 5 जीन्स किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर। देखिए, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। मैंने यहाँ पर ओनली आपको 5 जीन के बारे में ही बताया है, और भी जीन ट्यूमर सप्रेसर जीन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ओके, तो ये बात हो गई। एंड देखिए, वही ये सारे के सारे जीन क्या होते हैं? हमारे लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, कैंसर को कम करते हैं, कैंसर को सप्रेस करते हैं। ओके, ये बात हो गई। एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे पर्टिकुलर बात करने वाला हूँ RB जीन की, यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा जीन, इसके ऊपर। ओके, तो देखिए, इसकी बात करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, और वह रिलेटेड है TCML 2.0 से। मतलब कि आपको पता होगा कि अभी हमने रिसेंटली TCML का सेकंड वर्जन लॉन्च किया है। और देखिए, इस लॉन्च ऑफर के ऊपर हमने फर्स्ट 100 स्टूडेंट को 10% का डिस्काउंट दिया था, और आपको प्रोमो कोड क्या लगाना है? फर्स्ट 100। और देखिए, जो TCML 2.0 है, इसके फीचर्स की मैं आपसे एक बार स्पीड से बात करता हूं। तो देखिए, TCML 2.0 इसके अंदर आपको ऑल 19 सब्जेक्ट का क्यू बैंक मिलेगा। देखिए, कम्युनिटी मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ओप्स, पीडिया हो गई, मेडिसिन हो गई, ऑर्थोपेडिक्स हो गई। और देखिए, जैसे ही आप स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको अदर सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे। ओवरऑल आपको ऑल 19 सब्जेक्ट ऑफ MBBS का क्यू बैंक मिलेगा। इसी के साथ आपको क्या मिलेगी? एग्जाम टारगेटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको कैप्सूल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसी के साथ देखिए, TCML फ्लेक्स, इसका भी आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ओवरऑल ये सारे के सारे फीचर किसके अंदर हैं? TCML 2.0 के अंदर। ओके, आप अभी यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाला पोर्शन देख रहे हैं। और देखिए, TCML 2.0 के अंदर आपको टोटल 3 टाइप के टेस्ट मिलेंगे: मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट। और देखिए, मेजर टेस्ट ये क्या होंगे? एग्जाम बेस्ड टेस्ट होंगे। मतलब कि जो आपका नीट PG का रियल एग्जाम होता है, जो आपका INICT का मेन एग्जाम होता है, या फिर बोल दीजिए जो आपका FMGE का मेन एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम के अंदर जो भी पैटर्न मिलता है, एज इट इज वही पैटर्न आपको कहाँ मिलेगा? TCML के मेजर टेस्ट के अंदर। आपको पता होगा कि आपको एग्जाम के अंदर ये वाला फॉर्मेट दिखता है। एज इट इज यही स्क्रीन आपको कहाँ दिखेगी? मेन एग्जाम के अंदर। और देखिए, यहाँ पर सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3, 4, 5, टोटल 5 सेक्शन है। मतलब कि ये एग्जाम किसका है? दिस इज द एग्जाम ऑफ नीट PG। क्योंकि आपको पता होगा कि नीट PG का जो रिसेंट अपडेट है, या फिर बोल दीजिए जो रिसेंट एग्जाम है, न्यू पैटर्न बेस्ड एग्जाम है, उसके अंदर आपको 5 सेक्शन मिलते हैं। ओके, तो ओवरऑल जो मेन एग्जाम होते हैं ना, चाहे वो नीट PG का हो गया, INICT का हो गया, FMG का हो गया, ओवरऑल वही फीलिंग आपको कहाँ आने वाली है? TCML के मेजर टेस्ट के अंदर। इसी के साथ देखिए, माइनर टेस्ट भी अवेलेबल है, सब्जेक्ट टेस्ट भी अवेलेबल है। एक बार आप टेस्ट वाला पोर्शन जरूर विजिट करना, आप सब कुछ समझ जाएंगे। ओके, तो ये पूरी की पूरी बात हो गई। एंड देखिए, मैं आपसे थोड़े सब्सक्रिप्शन प्लान की बात कर लेता हूं। तो देखिए, आप अभी यहाँ पर जो ये TCML प्रीमियम 1, 2, 3, इसका जो प्लान प्राइस देख रहे हैं, तो देखिए ये प्लान प्राइस ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए हैं। जैसे ही फर्स्ट 100 स्टूडेंट फिनिश होंगे, तो देखिए ये पूरी की पूरी प्लान प्राइस क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ओवरऑल अभी जो लॉन्च ऑफर में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, दिस इज वेरी वेरी बिग डिस्काउंट। ओके, और देखिए, जो स्टूडेंट थोड़े फाइनेंशियली वीक हैं, जिनको इस अमाउंट को पे करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो देखिए दिस इज अवर व्हाट्सएप नंबर। आप इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो हमारी टीम है वो आपको 10% से ऊपर का भी डिस्काउंट दे देगी, जिन भी स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके, तो ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट, यानी कि RB, यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा जीन के ऊपर। तो देखिए, रेटिनोब्लास्टोमा जीन ये क्या होता है? ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ओवरऑल ये क्या करेगा?
कैंसर को रोकेगा, कैंसर को बनने से रोकेगा। तो कॉमन सी बात है भाई, कैंसर के अंदर ऐसा क्या होता है, तो आपको पता होगा कि कैंसर के अंदर होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। मतलब कि जो एक सेल है वो बहुत सारी सेल में डिवाइड हो जाएगी। ओवरऑल सेल साइकिल क्या हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो ओवरऑल जो रेटिनोब्लास्टोमा जीन होता है ये क्या करता है, सेल साइकिल को जीवन से एस पर जाने से रोकता है, यानी कि इनहिबिटर ऑफ G1 टू एस ट्रांजिशन। अरे आपको पता होगा ना यार, सेल साइकिल के अंदर जीवन फेज होती है, फिर एस होगी, फिर G2 होगी, फिर एम फेज होगी। ओवरऑल इस तरह से सेल साइकिल चलता है, G1 एस G2, फिर G2 से एम पे जाएगा, एम से G1 पे आएगा। तो ओवरऑल दिस इज सेल साइकिल। तो इस सेल साइकिल के अंदर जो G1 टू एस ट्रांजिशन होता है, मतलब कि जो सेल है वह G1 से एस फेज के अंदर जाती है, तो यहाँ पर कौन सा जीन वर्क करता है, आरबी जीन, रेटिनोब्लास्टोमा जीन। तो देखिए मैंने वही लिख रखा है, आरबी जीन कहाँ वर्क करेगा, G1 एस ट्रांजिशन पर, और क्या करेगा, सेल को G1 से एस पे जाने में रोकेगा। अगर सेल G1 से एस में नहीं जाएगी तो कॉमन सी बात है क्या हो गया, तो कॉमन सी बात है भाई, जो सेल साइकिल है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अरे भाई हमने सेल को जीवन में ही रोक दिया, जीवन से एस में नहीं गई सेल, तो कॉमन सी बात है भाई, सेल साइकिल क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अगर सेल साइकिल स्टॉप हो गया तो कैंसर के अंदर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो कॉमन सी बात है भाई, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन नहीं होगा। अरे अनकंट्रोल सेल डिवीजन नहीं होगा तो कॉमन सी बात है, कैंसर भी नहीं बनेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रेटिनोब्लास्टोमा जीन ये सेल को जीवन से एस फेज में जाने से रोकता है। ओके, एंड अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर कैसे, हाउ जो रेटिनोब्लास्टोमा जीन है ये सेल को G1 से एस में जाने से रोकता है। तो देखिए इसकी बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, ये पूरा का पूरा उसी के लिए है। ये देखिए ये पूरा का पूरा उसी के लिए है। एंड इसकी बात करने से पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि जो रेटिनोब्लास्टोमा जीन होता है इससे एसोसिएटेड कौन कौन से कैंसर होते हैं। मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि इस वाले जीन के अंदर थोड़ा बहुत म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन मतलब कि जो पहले था वो नहीं रहा। अरे यार रेटिनोब्लास्टोमा जीन इसका काम क्या था, ट्यूमर को सप्रेस करना। अगर इस वाले जीन में कोई भी म्यूटेशन होगा तो कॉमन सी बात है भाई, ये ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं उन्हीं कैंसर्स की, उन्हीं ट्यूमर्स की बात करने वाला हूँ जो कि एसोसिएटेड होते हैं आरबी जीन के अंदर म्यूटेशन से। तो देखिए यहाँ पर टोटल आपको 5 डिजीज दिख रही होगी, या फिर बोल दीजिए 5 कैंसर्स दिखाई दे रहे होंगे। नंबर 1 रेटिनोब्लास्टोमा, नंबर 2 ओस्टियोसार्कोमा, नंबर 3 ग्लियोब्लास्टोमाज, नंबर 4 स्मॉल सेल कार्सिनोमाज ऑफ लंग, नंबर 5 ब्रेस्ट कैंसर एंड नंबर 6 ब्लैडर कैंसर। ओके, ओवरऑल ये 6 कैंसर किससे रिलेटेड होते हैं, आरबी जीन में म्यूटेशन से रिलेटेड होते हैं। मतलब कि इस वाले जीन में कोई भी म्यूटेशन हो गया तो ये वाला जीन अपना नॉर्मल काम यानी कि ट्यूमर को सप्रेस करने वाला काम नहीं कर पाएगा। अगर नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा तो कॉमन सी बात है क्या बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा, यानी कि ये 6 कैंसर बन जाएंगे। ओके, और देखिए इन 6 कैंसर में से जो रेटिनोब्लास्टोमा है दिस इज वेरी 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 कॉमन। मतलब इसके होने की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है इन 6 में से। ओके, तो रेटिनोब्लास्टोमा कॉमन सी बात है भाई, आपने पढ़ा भी होगा। ये रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर क्या होता है, जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है ये मेनली किस में होता है, चिल्ड्रंस के अंदर। आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या मिलता है, ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया क्या होता है, मैं लिख देता हूँ इसका। देखिए स्पेशल फीचर है, बहुत सी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन में आया हुआ है। रेटिनोब्लास्टोमा जब आप इसकी डायग्नोसिस बनाओगे, मतलब कि कोई बच्चा अगर उसके अंदर रेटिनोब्लास्टोमा है और अगर आप उस बच्चे की आइज़ के अंदर क्या करोगे, लाइट डालोगे, तो लाइट कैसी दिखाई देगी आपको, वाइट कलर का रिफ्लेक्स देगी। मतलब कि जिस बंदे के अंदर, जिस छोटे बच्चे के आँख के अंदर रेटिनोब्लास्टोमा है, अगर आप उस बंदे की आई के अंदर लाइट डालोगे टॉर्च से तो आपको वो लाइट क्या दिखाई देगी, मतलब जो वो लाइट है वो आपको एक वाइट कलर का रिफ्लेक्स देगी। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया स्पेलिंग देख लेना, ल्यूकोरिया मतलब वाइट रिफ्लेक्स। कब मिलेगा, जब हम जिस बच्चे के अंदर रेटिनोब्लास्टोमा है उसके अंदर, उसकी आँख के अंदर लाइट डालते हैं। तो ओवरऑल अगर क्वेश्चन के अंदर ल्यूकोरिया की हिस्ट्री है, छोटा बच्चा है, आरबी जीन के अंदर म्यूटेशन है, तो कौन से कैंसर की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, रेटिनोब्लास्टोमा की। इसी के साथ देखिए आपको रेटिनोब्लास्टोमा इसके अंदर क्या मिलता है, स्ट्राबिस्मस। ओके, मतलब कि जो आई का अलाइनमेंट है वो क्या हो जाएगा,
चेंज हो जाएगा, स्क्विंट हो जाएगा बच्चे को। तो ओवरऑल ल्यूकोरिया एंड स्ट्रैबिस्मस ये दोनों किसके अंदर मिलते हैं? रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर मिलते हैं। ओके, तो देखिए अभी तक मैंने जनरल बात की। अब हम आते हैं इस हाउ वाले क्वेश्चन पर कि कैसे जो रेटिनोब्लास्टोमा जीन है ये सेल को जीवन से इसमें जाने से रोकती है। ओके, हाँ तो देखिए इसके लिए हम आते हैं हमारे मेन चार्ट के ऊपर। तो देखिए ये पूरा का पूरा हमारा है मेन चार्ट कि किस तरह से रेटिनोब्लास्टोमा जीन कैंसर को रोकता है। ओके, तो देखिए नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये देखिए यहाँ पर आरबी जीन, इसकी लोकेशन क्या होती है, मतलब कौन से क्रोमोजोम पर होगा? तो देखिए आंसर है 13 क्रोमोजोम की, क्यू मतलब लॉन्ग आर्म पर। अरे आपको पता होगा ना यार, पी और क्यू दो लिखते हैं अपन, पी और क्यू। तो देखिए पी का मतलब क्या है? शॉर्ट आर्म। क्यू का मतलब क्या है? लॉन्ग आर्म। अरे आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, देखिए आपने पी लिखा और अगर आप पी को थोड़ा उल्टा कर दो तो ये क्यू हो गया। ओके, एंड क्यू लिखने के लिए आप क्या करते हो? थोड़ा नीचे से ऊपर करते हो। तो ओवरऑल इसकी जो ये वर्टिकल लाइन है ये वाली, और इसकी जो ये वर्टिकल लाइन है ये थोड़ी बड़ी है। अरे भाई क्यू लिखने के लिए आपने क्या किया? ये वाली ब्लू लाइन तो खींची ही, और जो ये ब्लू लाइन है एज इट इज ये पी में भी है। ओके, मतलब कि क्यू लिखने के लिए आपने जो ये वाली लाइन है ये एक्स्ट्रा खींची। तो ओवरऑल जो ये वाली लाइन है ये किसके लिए ज़्यादा है? क्यू वाले के लिए ज़्यादा है। तो ओवरऑल क्यू कहाँ होता है? मतलब कि जहाँ पर भी आपको क्यू मिले उसका मतलब क्या है? लॉन्ग आर्म। क्योंकि क्यू लिखने के लिए मुझे इतने पार्ट को ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ रहा है, इस वाले पार्ट को ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ रहा है, जबकि पी के अंदर ये इतना सा ही है। ओके, मेरी बात आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ओवरऑल पी मतलब शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम, पी मतलब लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोजोम। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, पी में आपने वर्टिकल में इतना सा लिखा, क्यू में भी आपने वर्टिकल में इतना सा लिखा, बट क्यू में आपने एक्स्ट्रा में क्या किया? ये वाला आपने क्यू में एक्स्ट्रा ड्रॉ किया। तो ओवरऑल जो ये लाइन है ये किस में ज़्यादा है? क्यू में ज़्यादा है। तो ओवरऑल क्यू मतलब लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोजोम। चलो छोड़ो, ओके ये हो गई। तो ओवरऑल आरबी जीन कहाँ होता है? 13 क्रोमोजोम की लॉन्ग आर्म पे, एंड इस जीन से जो प्रोटीन बनती है उसका नाम क्या है? आरबी प्रोटीन, यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। तो ओवरऑल अब मैं इस वीडियो के अंदर किसकी बात करने वाला हूँ? आरबी प्रोटीन की। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो ये आरबी लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? आरबी प्रोटीन यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, जो कि किसने बनाई है? आरबी जीन यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा जीन ने बनाई है। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो आरबी प्रोटीन होती है, जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन होती है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से अटैच होती है, और उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम क्या है? E2F। ओके, E2F ये क्या है? अर्ली रीजन टू बाइंडिंग फैक्टर। और ये क्या होता है? दिस इज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ओवरऑल नॉर्मली आरबी प्रोटीन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ जुड़ी हुई होती है, और उसका नाम क्या है? E2F। ओके, और देखिए जब ये दोनों के दोनों जुड़े हुए होते हैं तो इस स्टेट के अंदर जो E2F है, मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये तो क्या होता है? इनएक्टिव होता है। देखिए नीचे लिख रखा है E2F क्या है? इनएक्टिव है, मतलब कि अभी फंक्शन नहीं है। बट जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन है ये क्या होती है? एक्टिव स्टेट के अंदर होती है। देखिए यहाँ पे क्या है? आरबी मतलब रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। तो ये क्या है? एक्टिव स्टेट के अंदर। तो ओवरऑल रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन एक्टिव स्टेट के अंदर है, या फिर बोल दो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन हाइपोफास्फोराइलेटेड स्टेट के अंदर है। ओवरऑल आरबी प्रोटीन की जो हाइपोफास्फोराइलेटेड स्टेट होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? एक्टिव स्टेट ऑफ आरबी प्रोटीन। देखिए यहाँ पर ओनली 1 फास्फेट है, और आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 फास्फेट है। तो ओवरऑल अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूँ तो देखिए ये थोड़ा कम फास्फोराइलेटेड है, ये थोड़ा ज़्यादा फास्फोराइलेटेड है। तो ओवरऑल मैंने वही लिख रखा है। यहाँ पर क्या है? हाइपर फास्फोराइलेटेड स्टेट किसकी? आरबी प्रोटीन की। ये क्या है? हाइपोफास्फोराइलेटेड स्टेट किसकी? आरबी प्रोटीन की। ओके, तो ये बात हो गई। एंड अब आप अज्यूम कीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर क्या आए? ग्रोथ के सिग्नल आए, मतलब कि जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, यानी कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, या फिर बोल दीजिए प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इन्होंने क्या किया? हमारे जो सेल साइकिल है उसे सिग्नल दिया कि हमें यहाँ पर सेल साइकिल की जरूरत है, हमें यहाँ पर बहुत सारी सेल की जरूरत है, तो आप क्या कीजिए? सेल साइकिल करवाइए। तो ओवरऑल ग्रोथ फैक्टर किसके पास जाएगा? जो सेल साइकिल को एक्टिवेट करते हैं उनके पास जाएगा। तो ओवरऑल ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो किन्हें एक्टिवेट करेगा? साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स ये क्या करवाते हैं? सेल साइकिल को करवाते हैं। और आपने पढ़ा होगा ना यार इसी में
जो मैंने यहाँ बताया है कि G1S G2M, तो ओवरऑल डिफरेंट साइकिल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपको पता होगा एक निमोनिक भी होता है, क्या होता है, DEAB। ओके, साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, साइक्लिन ए और साइक्लिन बी। ओके, DEAB सीक्वेंस ही होता है G1S G2M। ओवरऑल जो साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या करवाते हैं, ये सेल साइकिल को रेगुलेट करवाते हैं, मतलब कि सेल साइकिल को स्टार्ट करवाएंगे। तो ओवरऑल ग्रोथ फैक्टर नाम से क्लियर है भाई, ग्रोथ करवाएंगे मतलब सेल साइकिल करवाएंगे। तो ओवरऑल ये सेल साइकिल करवाने के लिए किसे एक्टिवेट करेंगे, साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स। देखिए ना यार, साइक्लिन डी है और उसके बाद सी डी के 4 है, तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया ना, साइक्लिन और सीडीके का एक कॉम्प्लेक्स बन गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स, इसे एक्टिवेट करवाया। और देखिए जो ये साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये क्या करवाता है, इन दोनों को तोड़ता है। मतलब कि रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन और E2F जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इन दोनों को अगर हमने तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद क्या होगा, जो E2F जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो इनएक्टिव स्टेट के अंदर है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव स्टेट के अंदर चला जाएगा। और जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन थी, देखिए मैं इसे इरेज करता हूं, ये देखिए जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन थी जो एक्टिव थी वो क्या हो जाएगी, वो इनएक्टिव हो जाएगी। ओवरऑल साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स ये क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन इन दोनों को क्या करेंगे, बीच में से ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन है ये क्या हो जाती है, हाइपर फास्फोराइलेशन। देखिए यह लिखा है हाइपर फास्फोराइलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, आरबी प्रोटीन। ओवरऑल यहाँ पर ओनली 1 फास्फेट है, यहाँ पर कितने फास्फेट है, 4 फास्फेट है। तो ओवरऑल साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स इसने क्या करवाया, आरबी प्रोटीन का हाइपर फास्फोराइलेशन करवा दिया, जिससे क्या हो गया, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन एक्टिव से क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई। ओके, ये बात हो गई। उसी के साथ साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स इन्होंने क्या करवाया, E2F को रिलीज करवाया। मैंने बोला ना, साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स ये क्या करते हैं, इन दोनों को ब्रेक करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरबी प्रोटीन को। अगर ये ब्रेक हो गया तो कॉमन सी बात है, E2F जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही आरबी प्रोटीन से E2F रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। मतलब कि पहले क्या था, इनएक्टिव था, रिलीज होने के बाद क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो देखिए ऐसे ध्यान रखना, इस पेयर के अंदर एक तो एक्टिव है एक इनएक्टिव है। और देखिए ब्रेक होने के बाद साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स ने जो ब्रेक किया उसके बाद भी एक इनएक्टिव है एक एक्टिव है। ओवरऑल आप समझ गए होंगे। ओके, तो देखिए मैंने जो भी बताया मैं इसे इरेज करता हूं सबसे पहले। हाँ, तो देखिए मैंने पूरा इरेज कर दिया एंड मैंने जो भी बताया मैं उसे एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। तो देखिए साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स इन्होंने क्या किया, ब्रेक किया, किसे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरबी प्रोटीन को। तो देखिए ब्रेक करने के बाद दोनों अलग अलग हो गए, मतलब कि आरबी प्रोटीन इसका क्या हो गया, हाइपर फास्फोराइलेशन। ओवरऑल देखिए 4 फास्फेट ऐड हो गए, यहाँ पर ओनली 1 फास्फेट था। तो देखिए 1 फास्फेट था मतलब कम फास्फोराइलेशन था। तो क्या लिख रखा है, हाइपोफास्फोराइलेटेड स्टेट। लेकिन यहाँ पर 4 फास्फेट अटैच है, मतलब कि ज़्यादा हो गया, हाइपर हो गया। ओवरऑल हाइपर फास्फोराइलेटेड स्टेट। ओवरऑल देखिए इस पेयर के अंदर एक एक्टिव है दूसरा इनएक्टिव है, और देखिए ब्रेक होने के बाद भी एक इनएक्टिव है दूसरा एक्टिव है। ओवरऑल यहाँ पर दोनों एक्टिव नहीं है, यहाँ पर दोनों इनएक्टिव नहीं है। मतलब कि आपको माइंड में क्या रखना है कि एक्टिव या इनएक्टिव एक साथ नहीं बोलना। जब भी बोलो तो एक को एक्टिव बोलना है एक को इनएक्टिव बोलना है, यहाँ पर भी एक को इनएक्टिव बोलना है दूसरे को एक्टिव बोलना है। देखिए इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ। ओके, ये बात हो गई। एंड मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सॉरी एंड मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यानी कि E2F। तो कॉमन सी बात है भाई, अगर E2F रिलीज हो गया, एक्टिव हो गया, अगर एक्टिव हो गया तो क्या करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। तो ओवरऑल जो E2F है ये किससे बाइंड होगा, DNA से, एंड DNA से बाइंड होकर क्या करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। तो देखिए नीचे वही लिख रखा है, E2F DNA से बाइंड हुआ, देन इसके बाद क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन हो गया। अगर ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन हो गया तो जो सेल है वो G2 से S फेज के अंदर क्या हो गई, प्रोग्रेस हो गई। एंड अब आप बोलेंगे कि सर इससे क्या हुआ। अरे भाई आप सबसे पहले आओ, यहाँ पे आओ, मैं पहले इरेज करता हूँ सारे को।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि आरबी प्रोटीन ये क्या होती है, ट्यूमर सप्रेशर प्रोटीन, यानी कि कैंसर को सप्रेस करती है, कैंसर को बनने से रोकती है। और मैंने क्या बताया था कि कैसे रोकती है, ये सेल को G1 से S में जाने से रोकती है। देखिए लिखा है इनहिबिटर ऑफ G1 टू S ट्रांजिशन। अगर सेल G1 से S में नहीं जाएगी तो कॉमन सी बात है भाई, सेल साइकिल ही नहीं होगा। अरे भाई G1 S G2 M, ओवरऑल अगर G1 से S में ही नहीं गई तो फिर आगे भी कैसे जाएगी। ओवरऑल हमने क्या किया, G1 से S में ट्रांजिशन को रोक के क्या कर दिया, सेल साइकिल को इनहिबिट कर दिया। और फिर मैंने बोला था कि कैसे, मतलब कि आप में से बहुत से स्टूडेंट के माइंड में आया होगा कि सर ये कैसे इस ट्रांजिशन को इनहिबिट करती है। तो देखिए मैंने इसी की बात कर ली। यहाँ पे देखिए, ये देखिए इलोंगेशन फैक्टर 2 यही क्या करता है, यही ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। अगर ट्रांसक्रिप्शन ही एक्टिवेट नहीं होगा तो कॉमन सी बात है भाई, सेल का साइकिल का प्रोग्रेशन नहीं होगा, किससे, G1 से S के अंदर। और देखिए जो E2F है इसे किसने इनएक्टिवेट कर रखा था, E2F, जो E2F है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसे इनएक्टिवेट कर रखा था किसने, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन के अंदर। ओवरऑल ड्यू टू सम रीजन, अगर इन साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्स इसमें कोई भी म्यूटेशन हो गया, ओके, इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो गई, अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो कॉमन सी बात है भाई, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो E2F है इसे क्या नहीं कर पाएगी, इसे इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगी। अगर RB प्रोटीन इसे इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगी तो कॉमन सी बात है भाई, जो एलोंगेशन फैक्टर 2 है ये क्या होगा, एक्टिव स्टेट में होगा। अगर एक्टिव स्टेट में होगा तो कॉमन सी बात है भाई, E2F किससे बाइंड होगा, DNA से बाइंड होगा, DNA से बाइंड होगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट होगा। ओवरऑल क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा। ओके, और देखिए इस पूरे के पूरे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के पीछे किसका हाथ है, E2F का। ओके, और देखिए E2F इसे किसने पकड़ रखा था, मतलब E2F के पास जो कैंसर प्रोड्यूस करने की पावर थी इसे किसने कंट्रोल कर रखा था। तो देखिए इसका आंसर है RB प्रोटीन, क्योंकि RB प्रोटीन जब E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड होती है तो क्या कर देती है, इसे इनएक्टिव कर देती है। अगर इनएक्टिव हो गया तो कॉमन सी बात है भाई, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो सेल साइकिल के लिए जितनी भी प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन नहीं बन पाएगी। अगर प्रोटीन्स नहीं बन पाएगी तो कॉमन सी बात है भाई, सेल साइकिल प्रोग्रेस नहीं करेगा। सेल साइकिल प्रोग्रेस नहीं करेगा तो क्या नहीं होगा, कैंसर नहीं बनेगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए कैंसर बनने का एक रीजन मैंने क्या बताया कि साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्स इसमें कोई भी म्यूटेशन हो गया, मतलब कि किसी वजह से साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा बनेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स का डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होगा, E2F क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और कैंसर बन जाएगा। ओके, तो दिस इज वन रीजन कि साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन है इसके अंदर कोई म्यूटेशन हो गया, मतलब कि जो RB जीन है इसके अंदर कोई म्यूटेशन हो गया। अगर RB जीन में म्यूटेशन होगा तो RB प्रोटीन नहीं बन पाएगी। अगर RB प्रोटीन नहीं बनेगी तो RB प्रोटीन इलोंगेशन फैक्टर E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इससे बाइंड नहीं हो पाएगी। अगर बाइंड नहीं होगी तो जो E2F है, जो E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये इनएक्टिवेट नहीं हो पाएगा। अगर इनएक्टिवेट नहीं होगा तो वही क्या करवाएगा, E2F DNA से बाइंड होगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और वही लगातार सेल साइकिल चलेगी और क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पर टोटल 2 रीजन बताए। नंबर 1 रीजन क्या है कि किसी वजह से साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। नंबर 2 किसमें म्यूटेशन हो गया, RB जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया, यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा जीन इसके अंदर म्यूटेशन हो गया। ओके, ये बात हो गई। और देखिए RB जीन, इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रखे हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए RB का मतलब क्या है, रेटिनोब्लास्टोमा, मैंने बता दिया 2 पॉइंट क्या क्या, ल्यूकोरिया यानी कि वाइट लाइट रिफ्लेक्स, यानी कि जब भी हम टॉर्च में जिस बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा है उसकी आँख के अंदर लाइट डालेंगे तो क्या दिखाई देगा, हमें एक वाइट कलर का रिफ्लेक्स दिखाई देगा, यानी कि ल्यूकोरिया। सेकंड क्या है, स्ट्रायस्बिस्मस यानी कि स्क्विंट। तो ओवरऑल रेटिनोब्लास्टोमा इसे जो करवाता है वो कौन से जीन पे प्रेजेंट होता है, तो मैंने बोल दिया 13 क्रोमोसोम की लॉन्ग आर पे, क्यू पे। ओके, और RB जीन ये क्या होता है, दिस इज ट्यूमर सप्रेशर जीन, मतलब कि कैंसर को होने से रोकेगा। और देखिए कैंसर कब होगा, जब इस वाले जीन के अंदर कोई भी म्यूटेशन होगा। ओके, बता दिया मैंने। उसी के साथ देखिए RB जीन, इसी का अनदर नेम क्या है, गवर्नर ऑफ प्रोलिफिकेशन। ओके, देखिए 1 लाइनर है, याद कर लेना, डायरेक्ट याद क्या करना, एक बार रीडिंग कर लेना, समझ जाओगे आप। और देखिए RB जीन ये क्या है, ट्यूमर सप्रेशन जीन, तो कॉमन सी बात है क्या करेगा, कैंसर को प्रिवेंट करेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट क्या है, व्हेन हाइपोफॉस्फोराइलेटेड RB प्रोटीन बाइंड टू ETF प्रिवेंटिंग ट्रांसक्रिप्शन
ऑफ जीन्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। कॉमन सी बात है भाई, मैंने बताया ना कि हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट ऑफ आरबी प्रोटीन जब E2F से बाइंड होती है तो कॉमन सी बात है भाई, E2F क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। देखिए E2F इनएक्टिव हो जाएगा। अगर E2F इनएक्टिव हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो प्रोटीन्स नहीं बनेगी, और प्रोटीन्स नहीं बनेगी तो कॉमन सी बात है भाई, सेल साइकिल नहीं चलेगा। अरे भाई पैसा ही नहीं आएगा तो काम कैसे होगा, तो वही प्रोटीन ही नहीं बनेगी तो सेल साइकिल कैसे चलेगा, वही लिखा है। आरबी कंट्रोल्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आरबी प्रोटीन कंट्रोल ट्रांजिशन ऑफ G1 to S phase बाय बाइंडिंग एंड इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अरे भाई वही है, आरबी क्या करता है, ये G1 से S के ट्रांजिशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, या बोल दीजिए इनहिबिट करता है। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल आरबी प्रोटीन होगी तो वह नॉर्मल आरबी प्रोटीन क्या करती है, E2F से बाइंड होती है। अगर E2F से बाइंड होगी तो कॉमन सी बात है भाई, E2F क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अगर E2F इनएक्टिव हो गया तो कॉमन सी बात है भाई, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो प्रोटीन्स नहीं बनेगी, प्रोटीन्स नहीं बनेगी तो सेल साइकिल नहीं चलेगा। ओवरऑल सेल साइकिल क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो वही लिख रखा है कि इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यस, ओके, समझ गए होंगे। उसी के साथ देखिए लास्ट एंड फाइनल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है, इस वाले की बात कर रहा हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। कहाँ पर, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अंदर। तो ओवरऑल जो HPV की आप पढ़ते हो E1 to E7, E1, E2, E3, E4, E5, इस तरह से इसकी टोटल E1 to E7 प्रोटीन्स होती है। तो ओवरऑल इन 7 प्रोटीन्स में से भी जो स्पेशली E7 प्रोटीन होती है, E7 प्रोटीन ऑफ HPV, ये किससे इनहिबिट करती है, आरबी को। जो ये आरबी प्रोटीन है इसे क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। और कौन सी बात है भाई, अगर आरबी प्रोटीन इनहिबिट हो गई तो आरबी प्रोटीन एलोंगेशन फैक्टर, सॉरी E2F, जो E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इससे बाइंड नहीं हो पाएगी। अगर आरबी प्रोटीन E2F से बाइंड नहीं हो पाएगी तो कौन सी बात है भाई, E2F इनएक्टिव नहीं हो पाएगा। अगर इनएक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या होगा, सेल G1 से S में जाएगी। अगर सेल G1 से S में जाएगी तो क्या बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा। ओवरऑल E7 प्रोटीन ऑफ HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की E7 प्रोटीन ने क्या किया, आरबी को इनहिबिट कर दिया, जिससे कैंसर बन गया। और कैंसर भी किसका है, सर्वाइकल का कैंसर। और यहाँ पढ़ते हो ना सर्विक्स, ओके, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर। ओके, देखिए ये गर्दन वाली बात नहीं है, सर्वाइकल वो गर्दन नहीं है, क्या है ये, गायनिकोलॉजी। मतलब कि सर्वाइकल कैंसर, इसका कोज क्या है, HPV वायरस। और HPV वायरस सर्वाइकल कैंसर कैसे कोज करता है, तो इसका आंसर है HPV वायरस की, तो इसका आंसर है HPV वायरस की जो E7 प्रोटीन होती है ये आरबी प्रोटीन से बाइंड होती है। अगर आरबी प्रोटीन से बाइंड हो जाएगी तो फिर आरबी प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F इससे बाइंड नहीं हो पाएगा। अगर आरबी प्रोटीन E2F इस वाले से बाइंड नहीं होगा तो E2F क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, जिससे कैंसर बन जाएगा। ओके, तो ओवरऑल सर्वाइकल कैंसर यानी कि सर्विक्स का कैंसर, आप पढ़ते हो ना सर्विक्स वजाइना, तो मैं उस वाले सर्विक्स की बात कर रहा हूँ। ओके, और देखिए इस वाले पॉइंट को आप गायनेकोलॉजी के अंदर भी पढ़ोगे। ओवरऑल E7 प्रोटीन ऑफ HPV inhibit RB रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन सर्वाइकल कैंसर गायनिकोलॉजी। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, आप इसे गायनी के अंदर पढ़ेंगे, इसी के साथ आप इसे और जगह भी पढ़ेंगे। ओके, ये बात हो गई। तो देखिए आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। एंड इसी के साथ बहुत से स्टूडेंट हमसे बोलते हैं कि सर आप जो वीडियोस में चार्ट बनाते हो उसे हमें डाउनलोड करना है। तो देखिए अगर आपको ये पूरा का पूरा डाउनलोड करना है तो आप इसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, TCML मोबाइल ऐप से। मतलब कि मैंने बताया ना यहाँ पे यार, ये देखिए TCML मोबाइल ऐप, देखिए यहाँ पर एक नोट्स का सेक्शन है, तो आप इस वाले सेक्शन पे जाना नोट्स पर, और देखिए यहाँ पर आपको नोट्स के अंदर पे क्या विजिट करना है, पैथोलॉजी, क्योंकि हमने अभी किसकी बात की है, पैथोलॉजी की बात की है। तो ओवरऑल जो ये नोट्स वाला सेक्शन है इसके अंदर पैथोलॉजी विजिट करना। पैथोलॉजी के अंदर आपको इस वाले पूरे के पूरे पेज की जो भी हमने इस वीडियो के अंदर बात की है इसकी पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी और आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड इसी के साथ TCML के रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, आपको TCML के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में हमारे हेल्पलाइन नंबर बताए थे, क्या है 7690981229। ओवरऑल आप इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है TCML के रिगार्डिंग। ओके, एंड बाय।